हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी नेट में स्वागत है। मैं तरुण गुप्ता आज बात करने वाला हूं 22 मई। आज की जो हमारी 22 मई की करंट अफेयर्स होने वाली है, द हिंदू न्यूज एनालिसिस की यहाँ पर बात करने वाले हैं। आज हमारी करंट अफेयर्स कम होगी लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि द हिंदू की प्रॉपर न्यूज है ये। लायन टेल्ड मकाक, ये लायन टेल्ड मकाक क्या है इसके बारे में प्रॉपर समझेंगे, हर चीज को एक एक। भारतीय सेना ने AK 203 राइफल्स प्राप्त की हुई है, याद रखिएगा। तो किससे प्राप्त की है और भारतीय सेना इसका कहां पर उपयोग करी है, इसको समझेंगे। ईरान के राष्ट्रपति जी का निधन हो गया है, भारत ने इस पर शोक जताया है। इंपोर्टेंट ये नहीं है भारत ने इस पर शोक जताया है, इंपोर्टेंट ये है जो हमारा चाबहार बंदर गाया था, अब आगे की रणनीति क्या होगी। भारतीय मसाला बोर्ड, भारतीय मसाला बोर्ड का अभी क्या प्रमुख भूमिका रही है निभाने में, और भारतीय मसाला का क्या योगदान इतिहास में रहा है, इसको समझेंगे। तो आज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यहाँ पर हम 4 करंट अफेयर्स की जो बात करने वाले हैं वेरी इंपोर्टेंट है। सबसे पहले करंट अफेयर्स हमारी होने वाली है लायन टेल्ड मकाक। लायन टेल्ड मकाक की आप लोगों ने फोटो रूबरू होंगे, आप लोग जानते भी होंगे। और ये जो मैप है वो साउथ इंडिया का मैप है। कहाँ का? साउथ इंडिया का, दक्षिण भारत का मैप है। और ये पश्चिमी तट के सहारे कुछ बातें हैं, हम आज इसको समझते हैं। लायन टेल्ड मकाक की अगर हम बात करें तो हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है, तो बालपराई के शहरी स्थलों में सिंगपुच्छी मकाक, या फिर इसको लायन टेल्ड मकाक के नाम से भी जानते हैं, अनुकूलन वन्य जीवन और मानव गतिविधियों के बीच सांकेतिक समावेशन को शामिल किया गया और इसके संरक्षण की आवश्यकता पर यहाँ पर जोर दिया जा रहा है और इम्पोर्टेंट है। तो बालपराई के इस शहरी स्थलीय क्षेत्रों में सिंगपुच्छी मकाक की संरक्षण के लिए आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। लायन टेल्ड मकाक की प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो सबसे छोटी मकाक प्रजातियों का वजन 2 से 10 किलोग्राम और शरीर की लंबाई 42 से 41 सेंटीमीटर और पूंछ की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। देख सकते हो, है ना, हर चीज एक एक चीज आपको मैं दिखा रहा हूं। जिसमें काले गुच्छे होते हैं और जो कि नर मैकॉक में अधिक स्पष्ट होते हैं। जो नर मैकॉक होता है उसमें गुच्छे की तरह ये अलग स्पष्ट दिखाई देते हैं। उनके चेहरे के चारों ओर एक धूसर अयाल घोड़े या शेर के गर्दन के बाल होते हैं, जिसके कारण दाढ़ी वाले बंदर भी कहा जाता है। तो बियर्ड अपी, दाढ़ी वाले बंदर के रूप में भी इसको जाना जाता है। बंडरू ये प्रमुख चीज है, इंपोर्टेंट है। बंडरू में रूप में जाने वाले लायन टेल्ड मकाक एकांत पसंद करने वाले होते हैं, मतलब कि एकांत में रहते हैं। ये केवल 10 से 20 सदस्यों के समूह में अपनी परिचित सीमा के भीतर ही रहते हैं। ये केवल 10 से 20 सदस्य होंगे, मतलब 10 से 20 मकाक होंगे और एक परिचित सीमा इनकी होगी, उसी में ये भ्रमण करते रहते हैं। समूह के प्रमुख, अगर नर मैकॉक अपने क्षेत्र में प्रवेश करते समय अन्य को सचेत करने के लिए मानव जैसी तेज आवाज उफ, आवाज या उफ का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, अगर मान लो इनके सीमा में अगर कोई इंटर करता है, तो अगर किसी अन्य मकाक ने देख लिया तो बाकी अन्य मकाक को ये सचेत करने के लिए क्या करते हैं, मानव जैसी तेज आवाजों को आवाज निकालते हैं। क्या रखिएगा, जिससे कि अन्य मकाक भी अलर्ट हो जाते हैं। अगर हम इनकी आवाज की बात करें, आवाज प्रमुख है। प्राइमेट भारत के पश्चिमी घाट के कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के वर्षा वनों के मूल निवासी है। याद रखिएगा, मैंने पहले ही आप लोगों को फोटो में दिखाया हुआ था, कर्नाटक, केरल और ये तमिलनाडु के जो वर्षा वाले क्षेत्र है वहां पर ये पाए जाते हैं। लगभग 2500 मैकॉक यहाँ पर पाए जाते हैं। और बालपराई पठार अपने वृहद चाय और कॉफी बागानों के साथ साथ जंगल के भागों से घिरा हुआ है। अगर आपको पता होगा, यहाँ पर अन्नामलाई टाइगर रिजर्व भी है जो कि इसका हिस्सा है। पश्चिमी घाट के लायन टेल्ड मकाक की 40 से अधिक आबादी का आवास रहा है यहाँ पर, याद रखिएगा। तो जो पश्चिमी घाट का क्षेत्र है भारत का, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और लायन मकाक के लिए प्रमुख क्षेत्र है। लायन टेल्ड मकाक अधिकतर उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार वनों के ऊपरी भागों में रहते हैं और मुख्य रूप से फल और बीजों का भोजन करते हैं। याद रखिएगा, फल और ये बीजों का भोजन करते हैं, लेकिन पत्तियां, कलियों और कीड़े और छोटे कशेरुकों का भी ये सेवन कभी कभी कर लेते हैं, अधिकतर करते हैं। तो फल और बीजों का तो भोजन करते ही करते हैं, लेकिन साथ में पत्तियों, कलियों, कीड़ों या छोटे कशेरुकों का भी ये सेवन कर लेते हैं। संरक्षण की स्थिति की बात की जाए तो IUCN की लुप्त प्राय श्रेणी में ये सूचीबद्ध है। सिटीज की परिशिष्ट फर्स्ट में सूचीबद्ध है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है। तो परिशिष्ट 1, अनुसूची 1 और लुप्त प्राय श्रेणी में सूचीबद्ध है। तो संरक्षण की इंपोर्टेंट सूची है, याद रखिएगा IUCN, ये वेरी इंपोर्टेंट है और इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बनता भी है। खतरे और मुद्दे, अगर हम इसके खतरे और मुद्दे को समझें
तो मेकाक के लिए मुख्य खतरा उनके वर्षा वन निवास का स्थान का नुकसान पहुंचना इनका प्रमुख खतरा है। कृषि शहरीकरण और लकड़ी के लिए बड़े पैमानों पर वनों की कटाई के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक जो सीमा है 99% उनका हाश हो चुका है, मतलब कि कम हो चुके हैं। पर्यावरण मानवीय गतिविधियों में वृद्धि, प्राकृतिक भोजन की कमी, अपर्याप्त अपशिष्ट प्रबंधन ने मानव बस्तियों के प्रति व्यवहार में बदलाव में योगदान भी दिया। पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, मानवीय गतिविधियों की वृद्धि हो रही है, प्राकृतिक जो भोजन है उसमें कमी पाई जा रही है और जो अपशिष्ट प्रबंधन है मानव बस्तियों के प्रति उसमें बदलाव हो रहा है, जिसके प्रति इनको खतरा नजर आने लगा है। समन के उपाय, इनके उपाय क्या किए जा सकते हैं? तो नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन, जिसको हम एनसीएफ के रूप में जानते हैं, मानव बस्तियों के मेकाक पर निर्भरता को कम करने, इनकी सड़क दुर्घटनाओं में कमी करने, मेकाकों के कई पदार्थों को खिलाने पर अंकुश लगाने। क्या होता है कि मेकाक को कई लोग अन्य पदार्थ खिला देते हैं जिससे उनको खतरा हो जाता है, उस पर अंकुश लगाने। सड़कों पर सुरक्षित मार्गदर्शन सुरक्षित करने के लिए चंदवा गलियारे विकसित किए गए हैं। ये नियमों को भी लागू यहाँ पर किया गया है। तमिलनाडु सरकार ने 50 करोड़ रुपए के कोष के साथ तमिलनाडु लुप्तप्राय प्रजाति संरक्षण कोष की स्थापना की है। तो आपके लिए प्रमुख पॉइंट ये बन गया है। साथ में लॉयन टेल्ड मकाक के संरक्षण के प्रयास भी वहां पर शामिल है तमिलनाडु। तो लॉयन टेल्ड मकाक पर मैंने एक प्रमुख बात की है, आपसे पूरा प्रॉपर बात की है। संरक्षण की स्थिति क्या है, समन क्या है, उपाय क्या कर सकते हैं, संघर्ष क्या है। एक क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी में 2012 में आया था। यूपीएससी 2012 में क्वेश्चन आया था, कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन्न जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? ए है महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा, एशियाई वन जीव गधा। बी है कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय, महान भारतीय सारंग। सी है हिमतेंदुआ, अनूप मृग, सीसस बंदर और सारस क्रेन। डी है सिंहपुच्छी मैकॉक, नीलगाय, हनुमान लंगूर और चीतल। इसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। कमेंट करके आप लोग को आंसर इसका बताना है। कमेंट करोगे, आंसर दोगे, मुझे अच्छा लगेगा। तो लॉयन टेल्ड मकाक पर पूरी बात की, द हिंदू का एनालिसिस पूरी न्यूज थी। आप लोग न्यूज़पेपर को डाउनलोड करके आप देख सकते हो कि मैं प्रॉपर उसकी बात कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय सेना ने AK-203 राइफलों की प्राप्त की है। तो AK-203 राइफल क्या है और किस देश के द्वारा ये प्राप्त की गई है, इनकी हम बात कर लेते हैं। इसके बाद ईरान के राष्ट्रपति वाला बात करेंगे और उसके बाद अंतिम कॉन्फ्रेंस होगी। तो रूस से कहां से, रूस ने 27,000 रूसी AK-203 असॉल्ट राइफलों की पहली खेप भारतीय सेना को सौंप दी है। तो सबसे पहले तो ये प्रमुख हो चुका है, कहां से मिली है, रसिया से मिली हुई है 27,000 रूसी AK-203 असॉल्ट राइफल। याद रखिएगा। जुलाई 2021 में भारत और रूस के बीच में एक हस्ताक्षर हुए थे, जिसके तहत रूस से टेक्नोलॉजी हस्तांतरण के साथ भारत में 6.1 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात की जा रही है, याद रखिएगा। किसकी टेक्नोलॉजी की यहाँ पर बात की गई, टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी का यहाँ पर हस्तांतरण किया गया। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के कोरबा में संयुक्त उद्यम इंडो रूसी, मतलब कि इंडिया और रूस राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई थी। यार के कहां के, उत्तर प्रदेश के कोरबा में संयुक्त रूप से की गई है, इंडिया और रसिया के सहयोग से। इसकी स्थापना भारत के तत्कालीन आयुध निर्माण बोर्ड, वर्तमान में एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड AWEIL तथा म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड एवं रूस के रोसोबोरोनेक्सपोर्ट तथा क्लास्को कंपनी के बीच में इसके संयुक्त रूप से बात की गई है और स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाएंगे। तो याद रखना है आप लोगों को, ये उत्तर प्रदेश से लगाई जा रही है, भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है। भारत उत्तर देश में पहली AK-203 राइफलें बना रहा है, जिसका लक्ष्य केवल 2 वर्षों में 70% घरेलू उत्पादन को पहुंचाना है। वर्तमान में राइफल्स के लगभग 25% पुर्जे स्थानीय रूप में निर्मित होते हैं। अनुमान है कि 2 से 3 वर्षों में 100% स्थानीयकरण के साथ बड़े पैमाने पर राइफल्स का उत्पादन किया जाएगा। बात यह की जा रही है कि हम 2 वर्षों में 70% पहले तो घरेलू उत्पादन को बढ़ाएंगे राइफल्स में। सेकेंड चीज, वर्तमान की स्थिति है, अभी जो राइफल्स के कलपुर्जे 25% है स्थानीय रूप से प्राप्त है, 75% हम इंपोर्ट करते हैं। बट 2 से 3 वर्षों की बात की जा रही है कि 100% हम स्थानीय आधार पर इसको राइफल्स का उत्पादन करेंगे। भारतीय सेना अधिक उन्नत हथियारों के पक्ष में INSAS इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म्स सिस्टम राइफलों की चरणबद्ध तरीके से समाप्त यहां पर कर रही है।
तो भारतीय इंपोर्टेंट है, ये भारतीय नौसेना के द्वारा लाइव प्राप्त की गई है, कहीं ना कहीं ये इंपोर्टेंट है। ईरान के राष्ट्रपति पर निधन, भारत ने शोक जताया। आपको पता होगा हवाई जहाज, याद रखिएगा कैसे, हवाई जहाज दुर्घटना में ईरान के राष्ट्रपति का निधन हो चुका है, उस पर भारत ने शोक भी जताया है। भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की दुखद मृत्यु के बाद 21 मई 2024 को देश भर में एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है। कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ईरान के राष्ट्रपति हैं। और शोक की घोषणा किसने की है? भारत में, याद रखिएगा भारत ने की है शोक की घोषणा एक दिन के लिए, है ना, तो इंपॉर्टेंट है ये चीज। राजकीय शोक के तहत क्या किया जाएगा? दिवंगत ईरानी राष्ट्रपति के सम्मान में देश भर के सभी सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय तिरंगे को आधा झुकाया जाता है। इस अवधि के दौरान कई आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम भी आयोजित नहीं होंगे। आपको पता होगा राजकीय शोक, आप लोग पता होना चाहिए राजकीय शोक क्या होता है। कोई लोग समझते हैं कि राष्ट्रीय तिरंगे को पूरा उतार दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसको आधा झुका दिया जाता है और जो आधिकारिक तौर पर मनोरंजन होते हैं उनको आयोजित नहीं किया जाता है। भारत में राजकीय शोक गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान की जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर एग्जाम में आए तो बता सकते हैं, गृह मंत्रालय के द्वारा प्रदान करते हैं। विशिष्ट दिशा निर्देशों के तहत मनाया जाता है। ये दिशा निर्देश नियम और सम्मेलन के व्यापक समूह का हिस्सा है, जो कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुरूप जाना जाता है। तो इंपोर्टेंट अगर कभी आए कि भारतीय ध्वज संहिता किसके तहत ये निर्णय लिया जाता है, 2002 के तहत इसको जाना जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने रईसी की मृत्यु पर, मतलब ईरान के राष्ट्रपति की मृत्यु पर दुख व्यक्त किया और भारत ईरान संबंधों को बेहतर करने में महत्वपूर्ण योगदान भी स्वीकार किया। राष्ट्रपति रईसी के कार्यकाल के दौरान ईरान वर्ष 2023 में सऊदी अरब के साथ जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स समूह में शामिल हो गया है। याद रखिए किसमें? ब्रिक्स समूह में। तो ब्रिक्स समूह में शामिल हो गया था ईरान 2023 में सऊदी अरब के साथ, याद रखिएगा। आज की हमारी अंतिम गवर्नेंस की बात करते हैं, भारतीय मसाला बोर्ड। भारतीय मसाला बोर्ड क्यों इतना चर्चा में, और इस पे हम एक प्रॉपर वीडियो एक बहुत लंबी बनाने वाले हैं, जो कि हो सकता है 20 से 25 मिनट की वीडियो बने, तो इंपोर्टेंट रहेगी वीडियो देखने के लिए। पूरा भारतीय इतिहास को हम बात करेंगे, भारतीय मसाले का इतिहास क्या है, हम प्रॉपर इस पे बात करेंगे। जल्दी वीडियो आएगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। भारतीय मसालों के इतिहास की बात करते हैं, उससे पहले जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हमारा ऐप भी है जिसका नाम है नट लर्निंग ऐप, एंड्रॉइड ऐप है, इसको डाउनलोड करके आप लोग बहुत सारी टेस्ट सीरीज, मल्टीपल टेस्ट सीरीज है, उसको लगा सकते हो, एक बार डाउनलोड करके देखिएगा। भारतीय मसाला बोर्ड की अगर बात करें तो भारतीय कंपनियों के द्वारा हांगकांग और सिंगापुर को निर्यात किए गए कुछ ब्रांडेड मसालों को ईटीओ संदूषण में संबंधित चिंताओं के कारण वापस मंगाए जाने के पश्चात यह कदम उठाया गया। भारतीय कुछ कंपनियां हैं जो ब्रांडेड मसालों को हांगकांग और सिंगापुर में निर्यात करती हैं, लेकिन ईटीओ ने कुछ प्रदूषण के तहत चिंताएं जाहिर की और वापस मसाले मंगाने पड़े, जिसके बाद नेपाल के द्वारा इसी तरह की चिंताओं के कारण कुछ मसाला मिश्रण उत्पादों की बिक्री एवं आयात पर भी प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया है। हांगकांग और सिंगापुर ने जब ऐसा निर्णय लिया तो नेपाल ने भी कुछ अपनी चिंताओं को जाहिर करते हुए बिक्री और आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। भारतीय मसाला बोर्ड क्या है? मसाला बोर्ड का गठन 26 फरवरी 1987 को किया गया था। यह मसाला बोर्ड अधिनियम 1986 के तहत पूर्ववर्ती इलायची बोर्ड 1968, मसाला निर्यात संवर्धन परिषद 1960 के विलय के साथ किया गया। वाणिज्य विभाग के अंतर्गत 5 वैधानिक कम्युनिटी बोर्ड हैं, जो कि चाय, कॉफी, रबर, मसाले, तंबाकू के उत्पादन और विकास और निर्यात के लिए उत्तरदायी। यह 52 अनुसूचित मसालों के निर्यात प्रोत्साहन और इलायची उत्पादन हेतु जिम्मेदार संस्था है। मसाला बोर्ड भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी प्रचार का प्रमुख संगठन है। यह बोर्ड भारतीय निर्यातकों को विदेशी आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में भी कार्य करता है। जो भारतीय निर्यातक हैं उनके बीच में और जो विदेशी आयातक हैं उनके बीच में ये क्या करता है? एक इंटरनेशनल कार्य करता है, ये एक दूसरे के बीच में। कुछ इंपोर्टेंट टर्म्स हैं, बातें हैं, उसको समझना इंपोर्टेंट है आपके लिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक है। यह मसालों का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं निर्यातक भी है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में, लेकिन उपभोक्ता और निर्यातक भी है। वर्ष 2023-24 में भारत का मसाला निर्यात 4.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया था। वैश्विक मसाला निर्यात 12% हिस्सा रखता है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वर्ष 1963 के बाद नई चुनौतियों का समाधान करने के लिए कोडेक्स प्रणाली खुले तौर पर समावेशी रूप से विकसित हुई है। कोडेक्स मानक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय जोखिम मूल्यांकन निकायों और खाद्य कृषि संगठन, जिसको हम FAO के नाम से जानते हैं,
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा परामर्श के माध्यम से विश्वसनीय वैज्ञानिक जानकारी प्रदान कर जाता है या फिर आधारित उस पर ये पूरा कोडेक्स माना गया है। अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानक वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए हम समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो पर मुलाकात करेंगे। वीडियो को बनाकर बहुत बहुत धन्यवाद।